हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो बच्चों अलर्ट हो जाओ। सो बच्चों हमने पिछली बार क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया था और हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी बताया था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कैसे काम करता है और उसमें रदरफोर्ड ने जो है कैसे पता लगाया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा, जिसमें हमने बताया कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम आयंस। मैंने लिखा भी था, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? हीलियम न्यूक्लियस यहाँ लिखा था, पॉजिटिव चार्ज याद। तो अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल, जो गोल्ड की जो है जैसे एल्युमिनियम फॉइल होती है वैसे ही गोल्ड फॉइल में से जाके टकराया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि रदरफोर्ड ने कि स्कैटरिंग हुआ, मतलब कुछ रिफ्लेक्ट होके वापिस आए बहुत थोड़े से, कुछ रिफ्लेक्ट होके साइड में चले गए एंगल पे, और कुछ जो है क्रॉस कर गए, मेजॉरिटी क्रॉस कर गए। तो वहां से रदरफोर्ड ने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा कि उसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और सेंटर में जो है एक पॉजिटिव होगा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। सो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया था, आपको याद हो, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ पुराना वाला। यहाँ पे ये डायग्राम बनाया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसे सर्कल होगा, सेंटर में रेड पार्ट जो है इस डायग्राम में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से, जब न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव आयन है, मैंने लिखा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। सो जो भी यहाँ तक न्यूक्लियस तक आया अल्फा पार्टिकल रिपेल होके वापस आ गया, और जो साइड में थे वो भी रिपेल होके साइड में चले गए, रिफ्लेक्ट हो गए, और मेजॉरिटी क्रॉस हो गए। तो वहां से रदरफोर्ड ने कहा कि जितना भी पॉजिटिव पार्ट है एटम का वो सारा सेंटर में होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक ऑर्बिट में घूमते हैं। तो अब रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे बच्चों? तो रदरफोर्ड ने कहा कि वो जो है सर्कल में, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। तो बच्चों आपको मालूम होगा, मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया था कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ, सर्कल में ट्रेवल करती है, ओके यही सर्कल में ट्रेवल करती है, तो क्या होता है? अच्छा यहाँ बता देते हैं पुराने वाले डायग्राम में। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में ट्रेवल करता है तो क्या होता है बच्चों? उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती रहती है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है ना। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती रहती है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है ना। जैसे ये टेंजेंट है, इधर होगी, ये टेंजेंट है, इधर होगी, तो ये वेलोसिटी है v v v। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में। और मैंने ये भी बताया था, जनरली हम जो है, जो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है, मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है वेलोसिटी की, अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी सब जगह, पर क्योंकि डायरेक्शन सर्कुलर ऑर्बिट में चेंज हो रही है, ये राइट में जा रही है इस केस में, फिर इसमें अप जा रही है, फिर ये थर्ड केस में, ये मान लिया फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और ये ऊपर वाला जो है ये थर्ड केस है। तो थर्ड में क्या है? लेफ्ट में जा रही है, सेकंड में ऊपर जा रही है, अगर ये डाउन ये है तो यहाँ पे
ये फोर्थ केस हो गया, इसमें डाउन जा रही है। सो डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की चेंज हो रही है, पर वैल्यू सेम रह सकती है, 2 मीटर पर सेकंड रह सकती है। तो चाहे डायरेक्शन चेंज हो चाहे वेलोसिटी चेंज हो, क्योंकि वेलोसिटी स्केल क्या होती है, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मे बी ड्यू टू डायरेक्शन ओनली। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है तो मींस बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। वेलोसिटी चेंज कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा, सर्कल में घूमेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है बच्चों। सो ड्रॉबैक क्या था, तो रदरफोर्ड ने तो कह दिया सर्कुलर ऑर्बिट में है। सर्कुलर ऑर्बिट में है तो इसका मतलब क्या हो गया, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, फिर हमको ये भी मतलब हम लोग जस्ट यहाँ पे नोट करेंगे, समझने की अभी जरूरत नहीं है। तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन जो चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन क्या, वो एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर दोबारा लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं, उन वो कहीं नहीं घूम रहे, ओनली इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। तो और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो घूमता है, वो एक्सेलरेट करता है, तो क्या होता है, वो इट वुड रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी अपनी रेडिएट करता है। और बच्चों अगर कोई अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा, रेडिएट करता जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। अब जीरो अगर एनर्जी हो जाएगी तो वो तो फिर चल ही नहीं पाएगी चीज, एनर्जी कहां से आएगी, उसको कौन देगा। तो उसकी एनर्जी अगर ऐसे खत्म हो जाएगी तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उसकी, एंड इट विल नॉट एबल टू मूव। तो फिर इसलिए लोगों ने जो है इसको कहा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में जो घूमता है, तो रदरफोर्ड का मॉडल में कुछ गड़बड़ है। रदरफोर्ड के मॉडल में वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं थी, तो उन्होंने कहा तो फिर कैसे एक्सप्लेन करें इस चीज को, कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन से उसकी एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो फिर वो कैसे फर्दर घूमेगा, क्योंकि एटम तो परमानेंट रहता है, आयरन है, मेटल है, कोई भी है, तो उसका एटम तो अपनी जगह वैसे ही है हमेशा, आयरन हमेशा आयरन ही रहता है। तो फिर इसको हम आगे करेंगे। तो फिर क्या हुआ ड्रॉबैक और रदरफोर्ड में, thus the revolving electron, ये लाइन, thus the revolving having negative charge would continuously lose energy and fall into the nucleus, मतलब न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें घूमने की शक्ति नहीं रहेगी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो वो कह रहा है इफ दिस इज सो देन द एटम इज हाईली, एटम स्टेबल ही नहीं रहेगा, एटम इलेक्ट्रॉन तो चला गया, उसका गायब हो गया, कहीं गिर गया, न्यूक्लियस के अंदर गिर गया, कहीं भी गिर गया, तो क्या हो गया, एटम जो है अनस्टेबल हो गया। और जब अनस्टेबल एटम हो जाएगा तो फिर मैटर भी नहीं रहेगा, मैटर डज नॉट वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर आयरन का एटम है तो उसका एटम ही नहीं रहा तो मैटर कहां से रहेगा,
आयरन का एटम आयरन ही नहीं, उसका एटम जो है, जो आयरन का एटम है वो एटम ही की अपनी वो बदल गई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो आयरन तो आयरन रहेगा ही नहीं, तो आयरन तो कुछ और बन जाएगा। पर ऐसा तो नहीं होता, आयरन तो हमेशा आयरन ही रहता है, कॉपर हमेशा कॉपर ही रहता है, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन ही रहती है। तो इसलिए बट वी नो एटम आर स्टेबल, तो हमको ये भी पता है एटम तो स्टेबल होते हैं, आयरन हमेशा आयरन ही रहता है, ऑक्सीजन अपने आप पड़ा पड़ा ऑक्सीजन ही रहता है। तो अब एटम्स आर स्टेबल, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें, है ना? तो अब वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो जो घूमता है, ये बात भी सच है, ये वो घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ये सब बातें सच है। तो अब क्वेश्चन ये हो गया, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें? उसमें से एक्सेलरेशन भी होता है, ये भी बात सच है। एक्सेलरेशन होता है तो चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट होता है उसको वो एनर्जी भी लूज करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो फिर बोर ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया इसके बारे में, इसको उसने ये नहीं कहा रदरफोर्ड का मॉडल जो है पूरा गलत है, उसने कहा नहीं, रदरफोर्ड का मॉडल ठीक होगा पर इसमें कुछ ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? बोर ने कहा कि रदरफोर्ड के मॉडल में उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उसने कुछ अपनी तरफ से कुछ चीजें दी जो कि उसने कहा ऐसा हो सकता है, जिसका प्रूफ नहीं है, जिसका प्रूफ नहीं उसने दी, उसने कहा ऐसा कुछ होगा। रदरफोर्ड के मॉडल में जो एटम है, जो एटम का जो मॉडल है उसमें कुछ ऐसा होगा। तो क्या है बोर मॉडल ऑफ एटम? क्या है? टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड इन रदरफोर्ड मॉडल, नील बोर ने क्या किया? पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम। तो उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है? फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, अब वो कौन से दिए? उसने कौन से दिए? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन आर अलाउड, जो कि उसमें वो घूमेगा ऑर्बिट में, उनको कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी डिस्क्रीट ऑर्बिट की? उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट, उसने कहा रेडिएट करेगा ही नहीं। उस डिस्क्रीट ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन को परमिशन दी गई है, इलेक्ट्रॉन वहीं रहेगा, हर अपनी मर्जी से अपने ऑर्बिट में, अब जो इसका मर्जी नहीं होगी, किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही वो रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रहेगा, उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो उसकी जगह होगी वहां रहेगा, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा ही नहीं, घूमेगा जरूर। अब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी यहाँ पे, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब धीरे धीरे समझ आएंगी बातें। तो उसने कहा डिस्क्रीट ऑर्बिट में रहेगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी रेडिएट नहीं करेगा, तो बात ही खत्म हो गई। जब उसकी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, उसकी एनर्जी कम नहीं पड़ेगी, तो घूमते ही रहेगा इंडेफिनिटली, हमेशा। तो ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, इनको क्या कहते हैं? दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन दी गई है रहने की, वो कहेंगे, उनको कहते हैं एनर्जी लेवल्स। उनके अपने मतलब उनकी कोई एनर्जी होगी, कोई लेवल होगा उनकी एनर्जी का। अब वो कैसे होंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स? ये डायग्राम देखो, फ्यू एनर्जी लेवल्स इन एन ऑर्बिट। तो ये न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस बना हुआ है, इसके अराउंड एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, 3-4 सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। तो सबसे अंदर वाला है, उसको दिया के शेल, उसको नाम दिया के। इसको शेल भी बोलते हैं, इस ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं, इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सब वर्ड्स हैं इसके। तो ये जो है के शेल, जिसका वैल्यू हमने दी है 1, एन इसकी वैल्यू, के की वैल्यू 1। सबसे पहला ऑर्बिट होगा, जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसको दे दिया 1। उसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट होगा उसको नाम दे दिया एल ऑर्बिट या एल शेल, उसका नंबर हो गया 2, दूसरा है के एल एम एन, ऐसे एम तीसरा, एन फोर्थ।
तो 4 ऑर्बिट की, ऐसे और भी ऑर्बिट हो सकते हैं, पर डायग्राम में 4 ऑर्बिट दिए हुए हैं। तो इनको एनर्जी लेवल बोलो, ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, कुछ ये जो है ऐसे होंगे, और इनकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। के सबसे अंदर वाला, इनर मोस्ट ऑर्बिट के, फिर उसके बाहर एल एम एन, लाइक दिस बढ़ते जाएंगे। ठीक है। सो बोर ने कहा क्या, बोर ने इंपॉर्टेंट चीज क्या दी कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिजाइड इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन अपने किसी डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रहेंगे, उनमें उनको रहने की परमिशन दी जाएगी, और उन डिस्क्रीट ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एनर्जी अपनी वहां पे रेडिएट नहीं करेगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को परमिशन दी गई है के में रहने की, तो के में ही रहेगा। जिसको एल में, वो एल वाला अगर एम में जाएगा या नीचे कहीं और जाएगा तो उसे अलाउड नहीं है। अपने आप तो वो वहीं रहेगा, अनलेस अनटिल हम कुछ करके इधर उधर पहुंचा दें उसे, अदरवाइज वो अपनी जगह ही रहेगा। जिसको के में रहने की जगह दी है के में रहेगा, जिस इलेक्ट्रॉन को एल में रहने की जगह दी है वो एल में रहेगा, लाइक दिस। फिर बच्चों एक नया वर्ड आया, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा, फिर एक नया वर्ड आया इन 1932 में। जे चैडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल। उन्होंने क्या किया, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया, कॉल्ड न्यूट्रॉन। उन्होंने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन, जिसका सिंबल है एन। इलेक्ट्रॉन का ई था, प्रोटॉन का पी था, न्यूट्रॉन का एन। ठीक है। इसका न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसमें सिर्फ मास होता है। इसमें चार्ज नहीं होता है, चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन में नो चार्ज। और इसका मास होता है, इसमें मास होता है जो नियरली इक्वल टू दी मास ऑफ ए प्रोटॉन। जो मास प्रोटॉन का होता है उतना ही उसके नियर ही जो है इसका न्यूट्रॉन का भी होता है। और इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बताया था बहुत ही कम होता है, बहुत बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है ये कहाँ रहते हैं, हम एटम में रहते हैं। एटम में कहाँ रहते हैं, तो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन रहते हैं। हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन नहीं होता, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन में नो न्यूट्रॉन, इनमें न्यूट्रॉन नहीं होता। आगे बताएंगे क्या है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। बाकी सब के में न्यूट्रॉन्स होते हैं, और वो कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस में क्या क्या दो चीजें रहती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द टोटल मास ऑफ द टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब किसी एटम का मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। सो एटम का मास क्या होगा, उसमें जितने प्रोटॉन है और उसमें जितने न्यूट्रॉन्स है सबका मास ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो मास ऑफ द एटम होगा। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। सो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल मास ऑफ एटम होता है या मास ऑफ न्यूक्लियस होता है ना। सो अब ये है कि अब हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अगर किसी कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे को तो पूछ सकते हो। विनायक, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। सो अब ये है कि हमने पढ़े 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 पार्टिकल जो है जो एटम के अंदर हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें हम, हमने कहा इलेक्ट्रॉन को एक हमने स्पेसिफिक ऑर्बिट, हर इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक ऑर्बिट दिया गया है, डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिसको यही दिया ना, है ना। सो अब ये जो हमने बताया था ऊपर KLMN, ये बोर ने बोला था KLMN में कहीं रहेंगे हर इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफिक जगह।
तो हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि एन में n इज इक्वल टू 1, मतलब के शेल, उसमें कितने रहेंगे, नेक्स्ट में कितने रहेंगे, उससे नेक्स्ट में कितने रहेंगे। तो मैं आपको अभी यहाँ पे एक चीज बता दूं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, मतलब सबसे कम k में होंगे, उससे ज्यादा l में होंगे, उससे ज्यादा m में होंगे, लाइक दिस बढ़ते जाएंगे। ओके, अब वो कैसे बढ़ते हैं, तो उसमें एक रूल बनाया गया कि ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। सो वो रूल क्या है, द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, किसी शेल में के एल एम कोई भी शेल है उसमें क्या रूल होगा, तो ये रूल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल आर 2n टू द पावर 2, 2n स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, लिख देता हूं, टू एन स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर, मतलब n इज द ऑर्बिट नंबर, मतलब n इज इक्वल टू 1 फॉर k शेल, ऐसे n इज इक्वल टू 2 फॉर l शेल, लाइक दिस, जैसे ऊपर डायग्राम में था। सो n जो है ये है, मतलब k, अगर k शेल में देखें तो अब क्या आएगा, k शेल में क्या फिगर आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन k शेल क्या होगा, k शेल के लिए n इज 1, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स e टू द पावर माइनस s है ना, माइनस करके ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन के शेल में, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि k के लिए n क्या है 1 है, मतलब 2 है ना। अच्छा, सिमिलरली l शेल के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन l शेल, l शेल में n क्या है, l शेल का n k के बाद l है तो 2 है, तो ये होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 4, मतलब इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ओके। सो अब नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in the outermost shell is 8, मतलब वो कहता है जो आउटर मोस्ट शेल है किसी का उसमें 8 ही रहेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 रहेंगे, हम आगे समझेंगे इसको, जैसे किसी में के एल एम तक गया और एल में 8 है और एम में क्या है, एम में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एम शेल की बात करें, एम शेल में एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू 3, के एल एम एन इज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 9, मतलब 18, तो उसमें 18 रहेंगे एम में, पर अगर एम आउटर मोस्ट है, एम जो है आउटर मोस्ट है, उसके बाद कोई शेल नहीं है, तो एम में 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे, वो हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, ओके। बाकी कहाँ जाएंगे वो हम समझेंगे, बाकी कहाँ गए फिर, ठीक है। अच्छा, ये रूल्स बनाए ताकि एटम को समझने के लिए। अब द शेल्स आर फील्ड इन स्टेप वाइज, मतलब सेल जो है स्टेप वाइज होंगे, पहले केक भरेगा, फिर एल भरेगा, फिर एम भरेगा, लाइक दिस, ऐसे नहीं सीधा सारे एम में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, पहले के में 2 आने हैं 2 आएंगे, फिर एल में 8 आने हैं 8 आएंगे, लाइक दिस जो है फिल होगा। अब जैसे ये डायग्राम है देखो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट में, ये
हाइड्रोजन ऑर्बिट में देखो, इसमें एक न्यूक्लियस दिखाया है सेंटर में। हाइड्रोजन एटम में क्या है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में होता है 1 प्रोटॉन होता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट है। ये कौन सा शेल है, के शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। फिर हीलियम, हीलियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में बाहर है। तो हीलियम में न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे। हीलियम में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, ये फिक्स है। लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देखो ये कौन सा शेल है, ये है के शेल। ये फिर इसके बाद वाला ये क्या, एल। तो के में 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। के में क्या है, 2 × 1²। तो के में मैक्सिमम 2 आ गए, तीसरा कहां चला गया, एल में चला गया। इसी तरह इसमें बेरिलियम में 2 के में, सब में देखो के में 2 से ज्यादा नहीं आएंगे कहीं भी। फिर एल में जाने शुरू होंगे, यहाँ इसमें एल में 2 हो गए, फिर इसमें एल में 3 हो गए, कार्बन में 4 हो गए, 1 2 3 4 एल में। फिर नाइट्रोजन इसमें 5 हो गए, ऑक्सीजन में 6 हो गए, देखो। फिर इसमें कितने हो गए, 7 हो गए। फिर 8 हो गए नियोन में। फिर सोडियम में देखो, अब 8 फिल होने के बाद क्या हुआ, 8 फिल होने के बाद एम में चला गया। ये वाला कौन सा शेल आ गया नया, एम। ये एम शेल है, एम शेल है। अब ये भरने लग गया क्योंकि यहाँ पे 8 पूरे हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 8 हो गए। अब एक जो नेक्स्ट आया वो एम में चला गया, फिर एम भरना शुरू हो गया, 2 हो गए यहाँ एम में। फिर एम में यहाँ 3 हो गए एल्यूमिनियम के केस में। फिर सिलिकॉन में 4 हो गए एम में, लाइक दिस एम भरने लग गया। तो एम भी 8 तक, अभी यहाँ आर्गन में एम में 8 आ गए। इसके बाद क्या है हम आगे समझेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे हम बड़े होंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, पहले के शेल में जाएंगे 2, फिर एल शेल में जाएंगे, ऐड होते जाएंगे जब तक 8 नहीं हो जाएंगे। फिर जैसे ही 8 होने के बाद अगर किसी का बचेगा, जैसे यहाँ सोडियम में बच गया 1, 2 और 8 चले गए, सोडियम में 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 11वां वाला एम में चला गया। मैग्नीशियम में 14 होता है तो 2 बाहर चले गए, लाइक दिस। तो इसमें अगर लिथियम में देखो तो यहाँ कितने हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो 2 के में चले गए, 1 एल में चला गया। इसको समझना है अच्छे से। तो लिथियम में क्या 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 1। इसमें बेरिलियम में 4 है, तो 4 में 2 के में, 2 एल में। इसमें 5 है तो 2 + 3 हो गया। इसमें 6 है तो ये 2 + 4 हो गया, है ना। इसमें कितने हैं, 7 है तो 2 + 7, तो क्या होगा, ये हो गया 3 मतलब 2 + 1, 4 मतलब 2 + 2, 5 मतलब 2 + 3, 6 मतलब 2 + 4, 7 मतलब 2 +, पहले तो के में सब में 2 2 है, और यहाँ आते आते क्या हो गया, इसमें कितने हैं, 10 है, तो ये हो गया 2 + 8, लाइक दिस। फिर जो 11 वाला आ गया यहाँ पे, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 + 8 + 1, लाइक दिस बढ़ने लग जाएंगे। और यहाँ पे आते आते ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
2 + 8 + 8 आर्गन में, लाइक दिस। ठीक है। सो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे जब तक 8 नहीं पूरे होंगे। अब बच्चों नया कॉन्सेप्ट एक और आता है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? सो इससे पहले हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किनको कहते हैं। ओके, वैलेंसी भी हम आगे समझाएंगे, पहले देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। हमने कहा आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने जो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर सोडियम है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ओनली 1 है सोडियम में, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। मैग्नीशियम Mg, इसमें आउटरमोस्ट में 2 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। लाइक दिस एल्यूमिनियम, इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 3 है। एल्यूमिनियम में कितने आउटरमोस्ट में? एम शेल में है ना, एम शेल में 3 है, तो 3 है, मतलब इसका वैलेंस कितनी हो गई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। इसमें ये एम शेल है, इसमें 3 है। अब देखो बोरॉन में भी आउटरमोस्ट में, अगर इसमें देखो इसके ऊपर वाले डायग्राम में, बोरॉन में भी आउटरमोस्ट में 3 है, इसमें भी आउटरमोस्ट पर ये एल शेल है, ये एल है, इसके एल में एल आउटरमोस्ट है, यहाँ पे 3 है, तो इसके में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। और इसके नीचे वाला जो है बोरॉन के नीचे वाला एल्युमिनियम, इसमें भी आउटरमोस्ट में 3 है, तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन हो या एल्युमिनियम हो 3 है। आउटरमोस्ट और शेल डिफरेंट है, बोरॉन में एल है आउटरमोस्ट और एल्युमिनियम में एम है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी आउटरमोस्ट ऑर्बिट या आउटरमोस्ट शेल। ओके, फिर बच्चों आप आगे पढ़ोगे इनर्ट एलिमेंट्स के बारे में। इनर्ट एलिमेंट मीन जो कि रिएक्ट ही नहीं करते किसी चीज से, इनर्ट है, एक्टिव ही नहीं है। तो इनर्ट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिनका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आ गए, वो इनर्ट होता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे इनर्ट एलिमेंट्स हैं। सिर्फ हीलियम एक होता है जिसमें आउटरमोस्ट में 8 नहीं होते। हीलियम भी इनर्ट है, हीलियम इज इनर्ट, बट एक्सेप्ट फॉर हीलियम एटम विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। कैसे मैं बताता हूं, देखो हम ऊपर डायग्राम में जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हीलियम में देखो आउटरमोस्ट में 2 है। हीलियम में कितने आउटरमोस्ट में? 2 है, क्योंकि हीलियम पास है ही इतने। यहाँ आउटरमोस्ट में कितने हैं? 2 है, पर ये भी इनर्ट है। हीलियम भी, ये भी क्या है? ये इनर्ट है, बट इसमें कितने हैं? आउटरमोस्ट में 2 है। अब हीलियम के नीचे आउटरमोस्ट में देखो ये नियोन, इसमें नियोन में आउटरमोस्ट में कितने हैं? इसमें आउटरमोस्ट में 8 है। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 और 8 है ना। सो इसका आउटरमोस्ट में 8 है, तो ये भी इनर्ट है। दिस इज आल्सो इनर्ट, इसमें आउटरमोस्ट में 8 है। ठीक है, नियोन में। अब नीचे आर्गन में आ जाओ, इसमें भी कितने आउटरमोस्ट में? हमने लिखा था 2 + 8 + 8 आउटरमोस्ट, ये आउटरमोस्ट 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो ये आर्गन भी क्या है? ये भी इनर्ट है। इनर्ट मीन जो बहुत एक्टिव नहीं होते। ठीक है, सो ये कुछ इनर्ट एलिमेंट्स भी होंगे। तो इनर्ट एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट में 8 पूरे हो, जब 8 पूरे होते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्टेट। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में फुल फिल होते हैं कंप्लीटली, तो इसको कहते हैं ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट। ओके, अब बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने समझ लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अब है वैलेंसी और कंबाइन। वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। ये वैलेंसी को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी आएगी यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम वैलेंसी समझेंगे। भाई इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है। वो कैसे है? वो डिपेंड करती है कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है। कैसे? देखो अब हम डायग्राम से देखते हैं। देखो बच्चों, हाइड्रोजन, अब ये टेबल में आ जाओ, आपकी बुक से ही है टेबल। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर हम बाद में समझेंगे, ये एटॉमिक नंबर अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, हाइड्रोजन में आप यहां आ जाओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है? ये हम नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक नंबर वाली चीज समझेंगे, तो फिर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे हम। इसको छोड़ दो अभी, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाइड्रोजन में, किसी भी एटम में, उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, डैश, नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? सिर्फ के में होगा। के में तब तक होगा जब तक के में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाए। के में 2 मैक्सिमम आएंगे। के लिए क्या है? 2n², हमने बताया था। 2n² के फॉर्मूले से के लिए n इज 1, सो 2 पूरे, सो 1 आ गया। सो 1 आया और 1 अभी नहीं आया, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। मतलब 1 अभी आना है, या 1 यहां से निकल सकता है, या 1 अभी आना है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। हीलियम, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में। सो ये हीलियम में 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स हीलियम में के से दोनों इलेक्ट्रॉन के में आ जाएंगे। अब इसमें क्या हुआ? इसमें के में ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, तो इसकी वैलेंसी होगी 0। ना इसमें कुछ आ सकता है ना जा सकता है, इसकी वैलेंसी होगी 0। लिथियम, लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, न्यूट्रॉन ठीक है 4 है। तो 3 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 के में रहेंगे और 1 एल में रहेगा। हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अब 1 है, तो 1 निकल सकता है। 1 कैसे निकल सकता है? कि अगर इसको मौका लगेगा तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, उसको छोड़ सकता है। क्योंकि एक चीज बच्चों यहां पे ध्यान दो, कि कोई भी एटम है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और एटम स्टेबल कब होता है? जब उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट फुल्ड हो, वो इनर्ट जैसा हो जाए। हर एटम अपने आप को इनर्ट जैसा बनाना चाहता है, मतलब वो स्टेबल हो। जितना आउटरमोस्ट ऑर्बिट फुल हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। इनर्ट है जैसे एलिमेंट्स है, वो स्टेबल है, वो इनएक्टिव है। हर एटम अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। तो स्टेबल कब होगा एटम? जब उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हैं वो पूरे आ जाएं, या वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो यहाँ पे लिथियम में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एल में 1 है, और आउटरमोस्ट में कहा कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। अब ये 8 के लिए इसको 7 चाहिए। 7 लेना तो मुश्किल है, तो ये कहेगा मैं अपना 1 दे देता हूं, मैं 1 से फ्री हो जाता हूं, तो मेरा आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, और के में 2 है ही है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1। बेरिलियम में इसके एल में 2 है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, अपने दोनों छोड़ने को तैयार है ताकि स्टेबल हो जाए, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। तो वैलेंसी क्या होती है? कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर छोड़ता है तो वो या अपने आप को आउटरमोस्ट ऑर्बिट को फुल करता है 8 से अपने को भर के स्टेबल करता है, तो जितने लेगा वो वैलेंसी होगी, या जितने छोड़ेगा वो वैलेंसी होगी। हम आगे देखते हैं। बोरॉन में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 है, तो बोरॉन अपने तीनों छोड़ देगा। नहीं तो इसे 5 चाहिए, 5 लेने से अच्छा है कहेगा मैं 3 छोड़ दूं।
कार्बन है 4 है, तो इसका 4 4 है, या तो 4 लेके पूरा कर देगा, या 4 लेके 8 कर लेगा, या चारों छोड़ देगा। तो इसलिए तो ये क्या है, ये फिगर क्या है, ये सारी फिगर क्या है, 8 माइनस दिस। अच्छा, फिर ये 5 है। अब ये इसके पास नाइट्रोजन का 5 आउटरमोस्ट में एल में, अब 8 से फुल होता है, तो 5 छोड़ना मुश्किल है, 3 कहीं से ले लेगा, तो 3 लेके ये अपना 8 भर लेगा, है ना। ये 8 का मतलब हो गया, ये 3 का मतलब हो गया, 8 पूरे करने के लिए 5 में 3 और ऐड कर लेगा। अब ऑक्सीजन में 6 है, ये 2 लेके अपने आप को 8 कर लेगा। फ्लोरीन 7 है, ये 1 लेके अपने आप को 8 पूरे कर लेगा। नियॉन, अब नियॉन में वैलेंसी 0 है, तो इनर्ट, एक चीज हम क्या समझे, जितने भी इनर्ट हैं, हीलियम, नियॉन, इन सब की वैलेंसी क्या होगी, इनर्ट की वैलेंसी 0 होती है। नियॉन 0 क्योंकि 8 है ही है इसमें। अब सोडियम, सोडियम में अब ये एम शेल में आ जाएगा सोडियम, इसका आउटरमोस्ट है, सोडियम का क्या हो गया 1 एम शेल, तो इसमें 1 है, एम को दे के फ्री हो जाएगा, एल में तो 8 पूरे है ही है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। मैग्नीशियम अपने एम शेल से दोनों निकाल देगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 2, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों दे के इसके एल में कंप्लीट 8 है, 6 तो ले नहीं सकता भरने के लिए, तो 2 छोड़ देगा। ऐसे एल्युमिनियम 3 छोड़ देगा, फिर सिलिकॉन 4 छोड़ देगा, 4 छोड़ देगा तो इसका खाता पूरा हो गया, या 4 ले लेगा। अब फास्फोरस, फास्फोरस में 5 है, फास्फोरस ऐसा है, इसमें ये 5 में 3 ले भी सकता है और 5 के 5 छोड़ भी सकता है। फास्फोरस में एक ये ध्यान देना कि फास्फोरस में 5 है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो 3 लेके 8 कर लेगा, या 5 के 5 छोड़ देगा, खाली हो जाएगा। तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है। फास्फोरस एक ऐसा है जिसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। कैसे, अगर 3 ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स तो 3 हो जाएगी, अगर 5 छोड़ देगा वो तो 5 हो जाएगी वैलेंसी। सल्फर में 6 है, ये 2 लेके 8 कर लेगा। क्लोरीन 7 है, ये 1 लेके 8 कर लेगा। आर्गन फिर 0 हो गया। सो हमने क्या कहा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में स्टेबल रखने के लिए जो उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। हमने ये ऊपर रूल में भी पढ़ा था, बोर, जहां पे बोर ने समझाया था कि रदरफोर्ड मॉडल को, उसने ये कहा था आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ठीक है, चाहे वो एम शेल भी क्यों ना हो। अगर एम शेल आउटरमोस्ट है तो 8 रहेंगे, एम शेल आउटरमोस्ट नहीं है तो दूसरी बात है। तो वो अगर एम शेल की बजाय एन शेल भी है, तो एम शेल अपना फार्मूला 2 वो पूरा फॉलो करेगा, 2 × 3 मतलब 18, अगर एन भी है तो, है ना, एम में एन = 3। ओके, सो ये है वैलेंसीज का, कि वैलेंसीज में आप क्या समझे, वैलेंसी कैसे डिफाइन करते हैं। वैलेंसी हम डिफाइन करते हैं कि हर भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा या लूज करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा उसको कहते हैं वैलेंसी उस पर्टिकुलर एटम की। और वो किस पे डिपेंड करेगा, कि अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट शेल में वो या तो 8 लेके 8 कंप्लीट करेगा, या फ्री लूज करके 0 कर लेगा आउटरमोस्ट में। तो ये है बच्चों वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, ये टेबल को समझने की कोशिश करोगे, वैसे तो मैंने समझा दी, फिर भी दोबारा से अपने समझने की कोशिश करना। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, राइट टू मी इन स्टडी कॉर्नर। ओके बच्चों, सो टेक केयर और पढ़ते रहो।